गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं और एनिमल फिजियोलॉजी में भी हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला लेक्चर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इफ यू टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक कोऑर्डिनेट करने का इसका काम होता है। तो क्या सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम ही ये करता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ साथ एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए आपकी बॉडी में। अगर हम यहाँ पर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है? ये मॉलिक्यूल्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा जिनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। वहीं अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है हार्मोन्स के थ्रू। और आज इसी के बारे में हमें और पढ़ना है कि किस तरीके से हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। अगर हम हार्मोन्स को देखें तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिशियस है, आपको इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ एक मेडिएटर होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट है और वहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, इस सेल से आपको कहीं आपकी बॉडी पे कहीं और सेल प्रेजेंट है, इसको आपको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में लाना है। तो क्या होगा? यहाँ पर ये सेल जो है एक हार्मोन को रिलीज करेगा। ये हार्मोन ऑल द वे ट्रैवल करके इस सेल के पास तक पहुंचेगा और इस सेल में जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा। तो ये हार्मोन को हम क्या बोल सकते हैं? इट एक्ट एज अ मेडिएटर, जो कि क्या करेगा? जो कि पूरी बॉडी में ट्रैवल करता रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में और क्या चीजें आती है? तो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो अगर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक और चीज भी होती है जिसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये नॉर्मली दो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, सबसे पहले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? इनमें वो ग्लैंड्स हैं, इनमें वो सेल्स आते हैं जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट्स में रिलीज करते हैं। इनका सिक्रीशन सेल के थ्रू या ग्लैंड के थ्रू डायरेक्टली डक्ट्स में जाता है और डक्ट्स के थ्रू जहां पर भी पहुंचना है वहां पर पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वेट ग्लैंड इसमें आ जाता है, सबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट्स, और जो कि कैरी किया जाता है सरफेस पर या फिर किसी ऑर्गन पे। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, स्वेट ग्लैंड के जैसे कि एग्जाम्पल है, या फिर सबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल सिक्रीट करता है, वैसा एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट का कोई रोल नहीं आता है। यहाँ पर जो सेल है या फिर जो ग्लैंड है वो क्या करता है? वो अपना सिक्रीशन बाहर रिलीज कर देता है। बाहर रिलीज कर देगा यानी कि टिश्यू फ्लूइड में वो अपने सिक्रीशन को रिलीज कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल जो जगह होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो अपने सिक्रीशन को रिलीज कर देता है, जो कि ये ऐसा फ्लूइड है जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट है। अब यहाँ से इस फ्लूइड को आप ब्लड वेसल के थ्रू, इस हार्मोन्स को आप ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करवा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर इस हार्मोन को यहीं पे कहीं पे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना है तो वो यहीं पे करवा देगा, या फिर इनकी एंट्री किस में हो जाएगी? ब्लड में हो जाएगी, और ब्लड के थ्रू ये आपकी बॉडी में अलग अलग रीजन्स पे जाके रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो एंडोक्राइन सिस्टम में कौन आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। तो क्या सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही होते हैं, उसके अलावा कुछ चीजें नहीं होती? ऑब्वियसली यहाँ पर और भी चीजें होती हैं। तो हम और पढ़ते हैं अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीजें आएंगी जो कि सिक्रीट करती है हार्मोन्स को। एक होता है जैसा कि मैंने कहा ग्लैंड्स, और दूसरी चीज होती है जो कि होंगे स्पेसिफिक सेल्स या फिर टिश्यू, यानी कि किसी ऑर्गन में सिर्फ स्पेसिफिक सेल और टिश्यू ये काम कर रहा है, और किसी किसी कंडीशन में जो पूरा का पूरा ऑर्गन है वो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बना हुआ है, पूरा का पूरा ग्लैंड इसी काम के लिए बना हुआ है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है? हार्मोन्स को रिलीज करना। इसी के साथ साथ और कौन कौन से ग्लैंड इसमें शामिल होते हैं? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रीनल, थायराइड,
पैराथायरॉइड एड्रीनल, एड्रीनल यानी कि ऐसा ग्लैंड जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और इसी के साथ साथ पिनियल ग्लैंड, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे ग्लैंड्स में आते हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी फंक्शन के लिए बने हुए हैं। वहीं अगर हम देखें कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ऑर्गन है, वो पूरा का पूरा ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका एक टिश्यू या फिर सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आएगा सबसे पहले हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पिट्यूटरी भी प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आता है थाइमस, पेनक्रियास, थाइमस, पेनक्रियास, ओवरीज, ओवरीज का और भी काम है, जैसे कि उनका काम होता है एग रिलीज करने का। उसी के साथ साथ टेस्टिस, जिनका काम होता है स्पर्म रिलीज करने का। स्टमक, किडनी, लीवर, स्टमक, किडनी, लीवर, ये सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली कुछ और काम के लिए लेकिन स्टिल हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। स्किन, हार्ट, प्लेसेंटा, स्किन, हार्ट, प्लेसेंटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। तो आप ज़्यादा देख सकते हैं जो कि सेल और टिश्यू के उसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं एंडोक्राइन में ग्लैंड्स एंड सेल और टिश्यू के बारे में। अगर हम यहाँ पर देखें और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये हार्मोन्स को हमने रिलीज कर दिया, लेकिन ये हार्मोन तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट है या फिर ये हार्मोन्स ब्लड में प्रेजेंट है। अब जब ये ब्लड में जा रहे हैं तो इनके कांटेक्ट में कितने सारे सेल्स आएंगे, तो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक सेल पे ही जाके कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब ये है कि जिस सेल पे इन्हें रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, समझो यहाँ पर ये वाला जो सेल है ये रिसीव कर रहा है हार्मोन को, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो कि उन हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। और हर सेल के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो कि स्पेसिफिक हार्मोन के लिए प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो ये रिसेप्टर्स हैं ये इसमें काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन होते हैं जिनकी सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन टाइम टू टाइम चलता रहता है। इफ वी टॉक अबाउट वन सेल, एक सेल के पास टोटल कितने रिसेप्टर होते हैं एक हार्मोन के लिए, तो उसके पास करीब करीब 2000 से 1 लाख तक प्रेजेंट हो सकते हैं रिसेप्टर्स। 1 लाख तक यहाँ पर क्या हो सकते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इतने रिसेप्टर स्पेसिफिकली एक हार्मोन के लिए प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में। अब यहाँ पर होता क्या है, इस रिसेप्टर पे आके कोई हार्मोन बाइंड करेगा और वो एक रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। एक हार्मोन यहाँ पर आके बाइंड करता है और एक रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। पर अगर हार्मोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट ना हो, उसके लिए भी सेल ने कुछ अडेप्टेशन कर रखी होती है। तो यहाँ पर सेल जो है वो रिसेप्टर का 2 तरीके से एक्टिविटी कर सकता है। एक होता है कि वो डाउन रेगुलेशन कर सकता है और दूसरी तरफ वो अप रेगुलेशन कर सकता है। दोनों में फर्क क्या है, डाउन रेगुलेशन में सेल क्या करता है, अगर हार्मोन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हार्मोन्स सेल में ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में डाउन रेगुलेशन कर लिया जाएगा। यानी कि सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स को वापस सेल में ले लिया जाएगा, उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा, कुछ भी करके यहाँ पर जो रिसेप्टर का नंबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, सो दैट यहाँ पर जो सेल है वो उस हार्मोन के लिए लेस सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोन इतना ज़्यादा प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, इसके लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अप रेगुलेशन में क्या होगा, अगर हार्मोन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, रिसेप्टर के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि जो सेल है वो मोर सेंसिटिव हो जाए उस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए। तो इस तरीके से सेल अपनी एक्टिविटी को, अपने रिस्पॉन्स को मेंटेन कर सकता है डाउन रेगुलेशन करके और अप रेगुलेशन करके। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जो हार्मोन्स के रिसेप्टर है उनको सिंथेटिकली भी ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि हम सिंथेटिक हार्मोन्स देकर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एक इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लॉक रिसेप्टर को हम कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके तो हमने देख लिए, एक अप रेगुलेशन होता है, एक डाउन रेगुलेशन होता है जो कि नॉर्मली चलता है।
पर हम यहाँ पर रिसेप्टर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सिंथेटिक हार्मोन्स। सिंथेटिक हार्मोन्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अबॉर्शन के लिए दवाई ली जाती है, जैसे कि एक दवाई होती है जिसका नाम है RU486, एक दवाई है जिसका नाम है मिफेप्रिस्टोन। ये जो मेडिसिन है किस तरीके से एक्ट करती है, यहाँ पर जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, जो यूट्राइन वॉल होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर पे आके प्रोजेस्टेरॉन बाइंड करता है, जो कि इस यूट्रस वॉल को थिकन बनाता है ताकि वो जो बेबी है उसको नरिशमेंट मिल सके। वहीं यहाँ पर ये RU486 आके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती है, लोकेशन जो है ब्लॉक हो गई है और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर आके बाइंड नहीं कर पाएगा। प्रोजेस्टेरॉन विल नॉट बी एबल टू बाइंड, जिसकी वजह से अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ये यूट्राइन की थिकनेस नहीं बढ़ पाएगी, यूट्राइन वॉल की थिकनेस नहीं बढ़ पाएगी, तो बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिलेगी, बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो एंडोथेलियल लेयर के साथ साथ क्या हो जाता है, वो भी रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी से। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लॉकिंग रिसेप्टर जो कि सिंथेटिक हार्मोन के साथ भी किया जाता है। यहाँ पर ये जो हॉर्मोन्स होते हैं डिफरेंट तरीके से एक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट लोकेशन में जाके एक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि किस तरीके से ये हॉर्मोन्स होते हैं, तो आप हॉर्मोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो होता है सर्क्यूलेटिंग हार्मोन। सर्क्यूलेटिंग हार्मोन यानी कि जो ब्लड के थ्रू सर्क्यूलेट होगा और बहुत डिस्टेंस वाले सेल पे जाके रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं लोकल हार्मोन, यानी कि वो आसपास के सेल में ही रिस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर कोई सेल प्रेजेंट है, स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट है, इसने क्या किया, इसने हार्मोन्स को रिलीज किया। अब ये हार्मोन कहाँ जाएंगे, ये हार्मोन ऑल द वे थ्रू ब्लड के थ्रू ये कहीं पे भी स्पेसिफिक रीजन पे जाएंगे जहां पर ये सेल प्रेजेंट होगा। इस सेल को क्या करवाना है, रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना, और इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये हार्मोन टोटल पूरे ब्लड के थ्रू इस तक पहुंचेंगे और फिर इस सेल में रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएंगे। तो ये होता है सर्क्यूलेटिंग हार्मोन्स। वहीं अगर हम लोकल हार्मोन में बात करें तो लोकल हार्मोन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होंगे पैराक्राइन और एक होते हैं ऑटोक्राइन। दोनों में फर्क क्या है, पैराक्राइन वाले में क्या होगा, समझो हमारे पास यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, इस सेल ने क्या किया, हार्मोन्स को रिलीज किया, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज किया। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो हार्मोन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो रिसीवर सेल होगा जिसमें हमें रिस्पॉन्स क्रिएट करना है वो यहाँ पे आसपास ही प्रेजेंट होगा। तो इसमें यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये हार्मोन से बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिसीवर सेल और जिसने बनाया है वो दोनों क्या प्रेजेंट है, वो दोनों बहुत पास प्रेजेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये सारे हैं टारगेट सेल, और ये वाला जो सेल है इसको हम बोल सकते हैं पैराक्राइन सेल जिसने यहाँ पर सिक्रीशन किया है। वहीं इफ वी टॉक अबाउट ऑटोक्राइन में, तो ऑटोक्राइन में जो सेल सिक्रीट कर रहा है, समझो इस सेल ने क्या किया, हार्मोन को सिक्रीट किया, इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हार्मोन है, पर इसी खुद के सेल के पास ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ऑटो मतलब खुद का ही, तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर इस हार्मोन इस खुद ही के सेल के पास आके उसी के रिसेप्टर के पास आके बाइंड करेंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑटोक्राइन रिसेप्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है, यहाँ पर आसपास वाले सेल्स हैं और यहाँ पर दूर ब्लड के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है। इस तरीके से सर्क्यूलेटिंग एंड लोकल हार्मोन्स वर्क करते हैं। अगर हम इसके आगे देखें हार्मोन्स के टाइप, किस तरीके से हार्मोन्स के टाइप होते हैं और वो किस तरीके से रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक हार्मोन जो है वो सेम टाइप का नहीं होता, हर हार्मोन डिफरेंट टाइप का होगा। अगर हम यहाँ पे हार्मोन को डिस्टिंग्विश करें और मेन कैटेगरी में लेकर जाए उनके केमिकल नेचर के बेसिस में, हम यहाँ पर केमिकल क्लास ऑफ हार्मोन देख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं केमिकल क्लास ऑफ हार्मोन। उनको किस बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश करते हैं, तो दो तरीके से उनको हम डिस्टिंग्विश मतलब उनको दो कैटेगरी में डिस्टिंग्विश किया जाता है।
सबसे पहला होता है लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो कि लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। हमने सेल बायोलॉजी में देखा है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, तो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन आराम से उसको क्रॉस कर पाएंगे। वहीं दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल हार्मोन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स की बात करें तो इनमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, इनमें भी टोटल 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि ऐसे हार्मोन्स जिनकी सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से हुई है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें रिंग्स प्रेजेंट होती है, और ये जो है ये कैसा होता है, ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे कि ईस्ट्रोजन के साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन के साथ साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के अलावा एंड्रोजन। ये सारे जो हार्मोन हैं ये कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस वेरी इजीली। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स के अलावा यहाँ पर आते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन यानी कि T3 एंड T4, अगर कभी सुना नहीं होगा तो घबराइएगा मत, हम आगे इन सब के बारे में देखने वाले हैं। T3 एंड T4 हार्मोन्स इसमें आते हैं। ये T3 और T4 हार्मोन किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड से। टायरोसिन अमाइनो एसिड पे जब अटैच किया जाता है आयोडीन को तो इनकी सिंथेसिस होती है। ये भी कैसे हैं, ये भी क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये कैसे हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी में कौन आएगी, गैसेस आएगी। कुछ गैसेस भी एक्ट कर सकती है एज अ हार्मोन के तौर पे, जैसे कि NO गैस। NO गैस यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी वर्क कर सकती है और हार्मोन के तौर पे भी वर्क करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ ऐसे हैं जो कि लिपिड सॉल्यूबल होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। वहीं इफ वी टॉक अबाउट वाटर सॉल्यूबल, तो वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं वो जनरली प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन है अमाइन हार्मोन। फर्स्ट वन इज अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन का मतलब क्या होता है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपने अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन करके बनाए हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताऊँ तो हमें पता है यहाँ पर COH होता है, यहाँ पर NH2 होता है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप होगा, यहाँ पर कोई भी H ग्रुप होगा। ये जनरली एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो अमाइन है, अमाइन ग्रुप में हमने क्या किया, अमाइन हार्मोन में हमने इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप को रिमूव कर दिया। हमने क्या करवा दिया, हमने यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया। अब इस बचे हुए स्ट्रक्चर से जो हार्मोन हम बनाएंगे उसको बोला जाएगा अमाइन हार्मोन। इतने स्ट्रक्चर से जो हार्मोन बनेगा इसको बोला जाएगा अमाइन हार्मोन। तो यहाँ पर आते हैं अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन्स जैसे कि कौन कौन से होते हैं, कैथेकॉल अमाइंस होते हैं, जैसे कि कैथेकॉल अमाइंस। इनमें आते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिनकी सिंथेसिस की जाती है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। तो इनमें कौन आएंगे, एपिनेफ्रिन आएगा, इसी के साथ साथ नॉर एपिनेफ्रिन भी यहाँ पर आता है। तो ये कौन से होते हैं, ये अमाइन हार्मोन होते हैं। इनकी सिंथेसिस किससे की जाती है, इनकी सिंथेसिस की जाती है टायरोसिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से। ये बने होते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड को ही मॉडिफाई करके इनकी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा कैथेकॉल अमाइंस के अलावा भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस ऐसे ही की जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हिस्टामाइन का, यहाँ पर एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है हिस्टामाइन, जिसको मास्ट सेल रिलीज करते हैं, बेसोफिल्स रिलीज करते हैं। इसकी सिंथेसिस हिस्टिडीन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिस्टिडीन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से इसकी सिंथेसिस हुई है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के साथ साथ होता है मेलाटोनिन। ये दोनों किसकी मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ये दोनों बनते हैं ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बने होते हैं। तो इस तरीके से अमाइन हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है और ये सारे के सारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं।
अगर हम यहाँ पर दो कैटेगरीज और की बात करें जिसके बारे में मैं नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दो और कौन कौन सी कैटेगरी आती है। एक आती है पेप्टाइड हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन की कैटेगरी आती है, और उसी के साथ साथ एक और आती है जिसको बोलते हैं इकोसेनॉइड हार्मोन्स। ये दोनों भी कैसे है, वाटर सॉल्यूबल है। इनको हम नेक्स्ट पेज पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन के बारे में, दोनों के दोनों ही अमाइनो एसिड से बने होते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का होता है। जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कम अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ये 3 से 49 अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। वहीं प्रोटीन्स कितने से बने होते हैं, लगभग 50 से लेकर 200 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से यहाँ पर बने होते हैं हार्मोन्स। अगर हम पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जांपल देखें, जैसे कि ADH दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल में सिक्रीट होता है। और वहीं अगर हम प्रोटीन हार्मोन की बात करें तो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी के साथ साथ इंसुलिन जिसका रोल शुगर की मेटाबॉलिज्म में आता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन हार्मोन में होंगे, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होती है, उनमें प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन। ऐसे प्रोटीन हार्मोन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स के अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि एक एग्जांपल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH बोला जाता है, जो कि एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। तो ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरी है वो किस में आती है, वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में आएगी, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर हम यहाँ पर वो दूसरी वाली कैटेगरी की बात करें, यहाँ ही पर अगर हम दूसरी वाली कैटेगरी की भी बात करें जिसका नाम है इकोसेनॉइड, यहाँ पर कौन से आते हैं, यहाँ पर ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो कि बने हुए हैं या फिर मॉडिफाइड फॉर्म है एराकिडोनिक एसिड के से डिराइव किया गया है। इनके डेरिवेटिव होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिस एंड ल्यूकोट्रिन्स, इनमें एग्जाम्पल आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस का एंड ल्यूकोट्रिन्स का। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी कैटेगरी होती है। इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से किया जाता है हार्मोन्स को डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने उनको केमिकली डिवाइड कर लिया, अब आगे के हम उसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, किस तरीके से जो हार्मोन्स है वो एक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हार्मोनल एक्शन देखें लिपोफिलिक हार्मोन्स का, यानी कि लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन का हम यहाँ पर एक्शन देखते हैं। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन और लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स दोनों के दोनों डिफरेंट तरीके से एक्ट करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पर हमने ये जो ड्रॉ किया है ये है टारगेट सेल, यानी कि जिसपे प्रेजेंट होगा रिसेप्टर। अब ऑब्वियसली बात है लिपोफिलिक हार्मोन है तो वो क्रॉस कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पर उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे तो प्रेजेंट नहीं होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब सेल के अंदर ये रिसेप्टर दो जगह हो सकता है, या तो फिर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा विद इन द साइटोप्लाज्म, मिल जाएगा आपको ये रिसेप्टर, या तो ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये रिसेप्टर हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर भी। अगर रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होगा तो इस हार्मोन को डिफ्यूज करना पड़ेगा ऑल द वे इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये हार्मोन ऑल द वे डिफ्यूज करेगा और न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, जहां पर इसको इसका रिसेप्टर मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट है। दोनों के दोनों फाइनली एक्ट सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट होगा डीएनए। जब एक बार यहाँ पर हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, दोनों के दोनों यहीं पे आएंगे और डीएनए से बाइंड करेंगे।
डीएनए पे आकर बाइंड करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के तौर पे वर्क करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा हार्मोन के साथ साथ ये रिसेप्टर, ये दोनों यहाँ पर आके कर चुके हैं बाइंड एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें से आरएनए की सिंथेसिस होगी। आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, वहां पे उसको साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलेगा। आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और ये जो प्रोटीन है दैट विल क्रिएट द रिस्पॉन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए होगा, जो कि यहाँ पर ये हार्मोन लेकर आया, लिपोफिलिक हार्मोन जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स लेकर आया वो ये प्रोटीन रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चलती है, इस तरीके से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन अपना एक्शन प्ले करते हैं। वहीं अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल हार्मोन के बारे में, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से अपना जो एक्शन है वो प्ले कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट तरीके से होता है। इनमें यहाँ पर दो तरीके की साइकिल चल सकती है, या फिर तो ये जो हार्मोन है ये जाके बाइंड कर सकता है जीपीसीआर रिसेप्टर से, या फिर ये आके बाइंड कर सकता है आरटीके रिसेप्टर से। दोनों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इन दोनों के डिटेल वीडियो अपलोडेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जीपीसीआर और आरटीके के वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगी। जीपीसीआर मतलब क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये एक तरीके का रिसेप्टर है। वहीं दूसरा होता है आरटीके, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ये दूसरी तरीके का रिसेप्टर है। दोनों ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन दोनों के ही काम करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर हम यहाँ पर जीपीसीआर की भी बात करें तो जीपीसीआर फर्दर दो तरीके से वर्क करता है, या तो फिर ये एज अ एडिनाइलेट साइक्लेस के थ्रू वर्क करेगा, या फिर ये एज अ पीएलसी पाथवे के थ्रू वर्क करेगा, दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे के थ्रू वर्क करेगा। दैट टोटली डिपेंड ऑन हॉर्मोन्स टू हार्मोन। यहाँ पर अगर हम हार्मोन्स के एग्जाम्पल देखें जो कि एडिनाइलेट साइक्लेस में आते हैं, तो उनमें से एक है एसीटीएच। एसीटीएच इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसी के साथ साथ यहाँ पर एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन के अलावा कैल्सिटोनिन, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं ये एडिनाइलेट साइक्लेस के थ्रू वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन यानी कि जो ग्लूकोज पे एक्ट करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, पीटीएच दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन, उसके अलावा सिक्रेटिन, सिक्रेटिन एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें ये सारे के सारे एक्ट करते हैं। टीएसएच, वेसोप्रेसिन, ये सारे के सारे हार्मोन वाया एडिनाइलेट साइक्लेस के थ्रू वर्क करेंगे। यहाँ पर कैथेकॉलअमाइन भी शामिल है, कैथेकॉलअमाइन। ये सारे हार्मोन वाया एडिनाइलेट साइक्लेस के थ्रू वर्क करते हैं। जब भी ये आएंगे तो इनको कौन मिलेगा, इनको जीपीसीआर रिसेप्टर मिलेगा। फिर जीपीसीआर एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है और फिर कैम्प के थ्रू ये जितना भी पाथवे होगा वो रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चले फॉस्फोलाइपेज सी, तो फॉस्फोलाइपेज सी से कौन कौन वर्क करता है, यहाँ पर जो वर्क करेंगे उनमें आते हैं जीएनआरएच, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसी के साथ साथ यहाँ पर आएंगे जीएचआरएच, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जैसा कि मैंने कहा था यूट्रस पे वर्क करेगा, ये थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन है ये स्पेसिफिकली पीएलसी के थ्रू वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो वेसोप्रेसिन के भी डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर नंबर 2, रिसेप्टर नंबर 1। तो यहाँ पर रिसेप्टर नंबर 2 जो है वो आता है एडिनाइलेट साइक्लेस में, और वेसोप्रेसिन में जो रिसेप्टर नंबर 1 आता है वो आता है पीएलसी पाथवे में। ऐसे ही कैथेकॉलअमाइन के भी दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है बीटा रिसेप्टर और एक होता है एल्फा रिसेप्टर। तो कैथेकॉलअमाइन का जो बीटा रिसेप्टर आता है वो एडिनाइलेट साइक्लेस में इसमें आता है, और वहीं इसका जो एल्फा रिसेप्टर आता है वो आएगा पीएलसी पाथवे में।
इसी तरीके से अगर हम एंजियोटेंसिन को देखें तो एंजियोटेंसिन के भी जो होते हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एंजियोटेंसिन का जो एडिनाइलेट साइक्लेज पे आता है वो प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स पे। मतलब एपिथेलियल सेल्स अगर एंजियोटेंसिन को रिसीव कर रहे हैं तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज के थ्रू एक्टिवेट होंगे। वहीं अगर स्मूथ मसल्स के होते हैं, स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, PNPLC प्रेजेंट होगा एंजियोटेंसिन पे। PLC के थ्रू उनकी पूरी साइकिल चलेगी। तो इसी तरीके से एक हार्मोन जो है वाया दो पाथवे भी वर्क कर सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा। इसी के अलावा अगर हम देखें आरटी के पाथवे के थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर है। जैसे कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। आरटी के पाथवे में भी जो जैक स्टार्ट पाथवे है उनके थ्रू ये सारे एक्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, स्पेसिफिकली ग्रोथ हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दोनों अलग है। उसी के अलावा यहाँ पर आते हैं हिपैटोसाइट ग्रोथ हार्मोन, जो कि स्पेसिफिकली कहाँ से आ रहे हैं, हिपैटिक सेल से आ रहे हैं, दैट इज लीवर। तो हिपैटोसाइट ग्रोथ हार्मोन, आफ्टर दैट इंसुलिन, आफ्टर दैट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। उसके अलावा यहाँ पे होता है लेप्टिन, प्रोलैक्टिन। लेप्टिन जो होता है फैट सेल्स रिलीज करते हैं, एडिपोज सेल। उसी के अलावा प्रोलैक्टिन जो कि मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो ये सारे यहाँ पर हार्मोन्स प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ आरटी के पाथवे का जो लास्ट हार्मोन होता है उसको बोलते हैं वेस्क्यूलर एंडोथीलियल, वेस्क्यूलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। तो ये पूरी लिस्ट है हार्मोन्स की, वो किस तरीके से कैसे एक्ट करते हैं। लिपिड सॉल्युबल वाले तो उसी तरीके से एक्ट करेंगे, उसमें आइदर या तो साइटोप्लाज्म में कुछ हार्मोन्स आके बाइंड करेंगे रिसेप्टर से, या फिर न्यूक्लियस में आके। वहीं यहाँ पर ये सारी की सारी लिस्ट प्रेजेंट है। एडिनाइलेट साइक्लेज से कौन एक्ट करेगा, PLC से कौन एक्ट करेगा, वहीं RTK से कौन एक्ट करेगा। यहाँ पर अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आई होप आपके लिए ये जो लेक्चर था ये काफ़ी यूजफुल रहा होगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।